हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लेखपाल के लिए उन सभी टॉपिकों के पर वीडियो लाते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं या फिर इस बार सिलेबस में नए ऐड किए गए हैं। तो एक टॉपिक आपदा प्रबंधन, जैसे कि आपको पता है कि यह लेखपाल में पहली बार आ रहा है। तो इसके लिए हमने उन सभी महत्वपूर्ण को पॉइंटों को कवर किया है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने इन सभी 100 महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ कंबाइन किया है जो इस टॉपिक से संबंधित है, और आशा है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बिल्कुल भी समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आज आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें हमने सभी अधिनियम और सभी धाराएं शामिल की हुई हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसको, इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी कुछ टर्मोलॉजी आपदा प्रबंधन के बारे में, इसके मूल सिद्धांत और कुछ शब्दावली अभी इसमें शामिल की है। सबसे पहले जोखिम क्या है। जोखिम खतरा और सुबेदता, जिसको हम वुलेनेबिलिटी बोलते हैं, इसको मिलाकर ही जोखिम बनता है। ध्यान रखना, सुबेदता को आप हमेशा कमजोर समझ कर चलेंगे। क्या समझ कर चलेंगे? सुबेदता को आप कमजोर जैसा ही एक वर्ड मानकर चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसका यूज करेंगे। तो सुबेदता जो कि एक हार्ड वर्ड लग रहा है, अगर हम इसको एक कमजोर शब्द मानकर चलेंगे तो हमें इसको समझना आसान रहेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें एक नया वर्ड आया है जिसका नाम है निवारण। क्या नाम है? निवारण। तो निवारण किसको बोलते हैं? खतरों को आपदा में बदलने से पूरी तरह रोकने को ही निवारण बोलते हैं। इसको प्रिवेंशन बोलते हैं, यानी कि रोकथाम। तो खतरों को आपदा से बदलने को क्या बोलते हैं? निवारण बोलते हैं। एक टर्मोलॉजी है बुल्ड, बैक और बेटर। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को पहले से अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने को क्या बोलते हैं? बुल्ड, बैक, बेटर। क्या बोलते हैं? आपदा के बाद, जब आपदा आ चुकी है तो पुनर्निर्माण को पहले से अधिक सुरक्षित बनाने को क्या बोलते हैं? बुल्ड, बैक, बेटर। क्षमता निर्माण किसको बोलते हैं? क्षमता आपको नाम से पता लग रहा है कि समुदाय या फिर संस्थानों को पहले से ही प्रशिक्षित करना, यानी कि ट्रेनिंग देना। किसको? समुदाय या संस्थानों को, ताकि वो क्या कर सके? वो बेहतर बना सके। तीसरा है समन। किसको बोलते हैं? समन होता है एक तरीके का सामान एकत्र करना या तैयारी करना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कितने चरण होते हैं। तो आपदा प्रबंधन को फिर से बहाल करने के लिए कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समन, यानी कि सामान को एकत्र करना, जो जो सामग्री चाहेगी। दूसरा होता है तैयारी, यानी कि जो हमने सामान इकट्ठा किया है उसको कैसे तैयार करेंगे, उनका यूज कैसे करेंगे। तीसरा होता है प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स। हमने कैसे हमने उसको यूज किया, प्रयोग में लाए, और हमने कैसे उसको तैयार कर दिया। उसके बाद होता है बहाली, रिकवरी। जो भी क्षति हुई है हमने उसको पुनर्निर्माण फिर से पहले जैसा ही कैसे किया, उसको बोलते हैं हम बहाली। तो कितने चरण बताए मैंने इसमें बताए हैं इसमें 4 चरण। पहला होता है समन, दूसरा होता है तैयारी, तीसरा होता है प्रतिक्रिया, और चौथा होता है बहाली। ठीक है, आप समझे। इसके लिए एक नया टर्म्स बता दूं मैं आपको, ये होता है गोल्डन हावर। क्या होता है? गोल्डन हावर। आपदा के दौरान वह शुरुआती समय जिसमें त्वरित बचाव से सर्वाधिक जानें बचाई जा सकती हो, यानी कि वह दुर्घटना के तुरंत बाद का वह 1 घंटे का समय जिसमें त्वरित होकर, यानी तेजी से सर्वाधिक जानें बचाई जा सकती हो, वह हावर क्या कहलाता है? गोल्डन हावर कहलाता है। ठीक है, आगे जान लेते हैं भारत की सुवेदता प्रोफाइल और नोडल मंत्रालय। इसमें हम जाने कि भारत का कितना % हिस्सा भूकंप से प्रति संवेदनशील है, कितना समुद्री तटों से, चक्रवातों से, सुनामी से, और कितना सूखे से ग्रसित होने के लिए परसेंटेज दर्शाई गई है। इसमें हम जान लेते हैं सबसे पहले तो 58.6, इसको हम डायरेक्ट 59% ही समझेंगे। कितना? 59% भूभाग भूकंप किससे? 59% भाग हमारा भूकंप के प्रति संवेदनशील है। 8% भाग हमारा जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर चक्रवात और सुनामी हमको देखने को मिलते हैं। तो भारत का 8% हिस्सा चक्रवात और सुनामी के प्रति संवेदनशील है। और सबसे ज़्यादा सूखे से प्रभावित है। किससे है? सूखे से। ठीक है, कितना परसेंटेज है? 68% कृषि योग्य क्षेत्र है जो सूखे के प्रति संवेदनशील है। अब हम जान लेते हैं समग्र आपदा प्रबंधन किसके अंतर्गत कार्य करती है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। उसके बाद है CBRN। सी का मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, यानी कि जैविक, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल है जो वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मदद के लिए DRDO इसका सहयोग करता है। उसके बाद है सूखा। अगर सूखा क्षेत्र है, कोई सूखे वाली आपदा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी होगी। उसके बाद विमान दुर्घटना वाली कोई आपदा है तो उसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। रेल दुर्घटना वाली आपदा है तो उसके लिए रेल मंत्रालय
क्या होगा, उसके लिए नोडल एजेंसी होगी। आगे हम पढ़ लेते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या कहलाता है। पूरी की पूरी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो 2005 के आपदा प्रबंधन पर ही टिका हुआ है। इसको ध्यान से देखकर चलना है। इसके अंतर्गत मैं आपसे बताता चलूँ कि इसमें 11 चैप्टर और 79 धाराएं हैं। हमको सभी तो याद नहीं करनी, लेकिन प्रमुख जो धाराएं हैं वो उनको हमको नोट कर चलना है, क्योंकि उम्मीद है कि एग्जाम में से जरूर फंसेगा। धाराएं कोई ना कोई पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखकर चलना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धारा 2D। कौन सी धारा? धारा 2, जो इसका कौन सा पार्ट है, डी वाला पार्ट है। उसमें क्या है, आपदा की परिभाषा दी गई। किसकी परिभाषा दी गई है? आपदा। ध्यान रखना, केवल आपदा की, आपदा प्रबंधन की नहीं। तो 2D में क्या है? 2D में है आपदा। कौन सी है? 2D में आपको देखने को मिलेगा आपदा। और मैं आपसे बता दूं कि 2E में क्या है? 2E में होगा आपदा के बाद प्रबंधन भी लगा होगा। तो ध्यान रखना है, 2D आपदा के लिए है केवल, और 2E आपदा प्रबंधन की परिभाषा को बताता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि धारा 3 किसके लिए है। धारा 3 NDMA किसके लिए है? NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आप किसके लिए है? धारा 3 है NDMA के लिए। धारा 14 पूछे हम तो SDMA के लिए है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे धारा 25, वो DDMA के लिए है। अब ये NDMA, SDMA और DDMA क्या है आपको बता दूं। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो 3 स्तरों में बांटा गया है। पहले वाला जो है वो है NDMA, ठीक है ना। इसमें जो N है इसका मतलब है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। दूसरे वाला जो पार्ट की बात करते हैं, दूसरा स्तर है, वो है S यानी कि स्टेट DMA। और तीसरे वाला जो है वो है DDMA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो 3 स्तर की मैंने आपको बताया है। NDMA राष्ट्र के स्तर पर है, SDMA स्टेट के स्तर पर है, और DDMA डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है। NDMA धारा 3 है, SDMA धारा 14 के अंतर्गत बताया गया है इसके बारे में, और धारा 25 के अंतर्गत DDMA के बारे में बताया गया है। यहाँ मैंने आपको बता दिया धारा 2D किसके लिए है? आपदा के लिए है। धारा 2E मैंने बताया था आपको आपदा प्रबंधन के लिए है। इसकी कुछ और धारा देख लेते हैं, जैसे कि धारा 46। कौन सी धारा? धारा 46। यह है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए, यानी कि NDRF, जो NDMA के लिए जो कोष यानी फंड देगी, उसके लिए जो संस्था कार्य करती है उसका नाम है NDRF, ठीक है। तो धारा 46 के अंतर्गत आता है। धारा 54, मैं आपसे बता दूं, धारा 50 से लेकर धारा 60 तक कुछ नियम है प्रबंधन के, जिसमें कुछ सजाएं दर्शाई गई हैं कि कोई झूठ बोलता है तो उसको किस धारा के अंतर्गत कितनी सज़ा मिलेगी, कोई अफवाह फैलाता है तो उसको किस धारा के अंतर्गत कितनी सज़ा मिलेगी, और कोई अगर बाधा डालता है तो उसको किस धारा के अंतर्गत क्या सज़ा मिलने वाली है। ये 50 से 60 के बीच बताया गया है। यहाँ धारा 54 के बारे में बताया गया है कि झूठी चेतावनी अगर कोई फैलाता है तो, या अफवाह फैलाता है तो उसको 1 वर्ष तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि त्रिस्तरीय, जैसा मैंने आपको बताया 3 स्तर का एक ढांचा होता है। एक बताया था NDMA राष्ट्र के स्तर पर, SDMA और DDMA बताया था। अब बात है कि NDMA के अंतर्गत क्या होता है। तो NDMA का अध्यक्ष होता है PM, ठीक है ना, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, और वो भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष आप जानते हो, जैसे ही PM बनेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ संस्थाओं के वो अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है ना, उसको पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। तो NDMA के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी। और SDMA के होंगे मुख्यमंत्री जी, ठीक है ना। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि UTS है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक उसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। सदस्यता की बात कर लेते हैं तो NDMA भी अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखना, अध्यक्ष को छोड़कर 9 अन्य सदस्य भी चुने जा सकते हैं अधिकतम। ऐसे ही इसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर अधिकतम 9 व्यक्ति चुने जा सकते हैं। कार्य क्या है? अगर कार्य देखेंगे तो NDMA का जो कार्य है वह सर्वोच्च नीति निर्माता, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय नीतियाँ बनाना, योजनाएं बनाना। सीधे राहत अभियान में ये काम नहीं कर सकती, समझ गए आप। NDMA सीधे राहत कार्य नहीं कर सकती, या केवल निर्देश दे सकती है, गाइडलाइन दे सकती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि SDMA में क्या है। SDMA में जो कार्य है राज्य नीतियाँ, राज्य कार्यकारी समिति SEC, ठीक है ना, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव होते हैं, द्वारा प्रशासनिक सहायता की जाती है। DDMA डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक क्या होता है, एक प्लान होता है, उसके लिए कार्य करती है। DDMA मैंने आपको बताया था, D का मतलब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला लेवल पर है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो DM साहब होते हैं, ठीक है। ऐसे अध्यक्ष स्थानीय निर्वाचित व्यक्ति को चुना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF। देखो आप देखोगे कभी कभी F का मतलब आपको यहाँ फोर्स मिलेगा और कभी कभी फंड मिलेगा, तो वो देख कर चलना है कि फंड की बात हो रही है या फोर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया
बल यानी एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है। क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। ठीक है ना। इसकी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो गठन हुआ था वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन 2006 में हुआ था। एनडीआरएफ का गठन 2006 में हुआ था और अधिनियम जो है धारा 44 के तहत हुआ था। शुरुआत में इसमें 8 बटालियन कार्य करती थी। समझ गया आप क्या बोल रहा हूँ? एनडीआरएफ में शुरुआत में केवल 8 बटालियन कार्य करती थी। वर्तमान में 16 बटालियन इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, आपको बताया है मैंने। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। तो एनडीआरएफ में पूछा जाए किस अधिनियम के तहत हुई थी? 2005 के द्वारा हुई थी। और कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 2006 में हुई थी। इसमें शुरुआती तौर पर कितनी बटालियन कार्य करती थी? तो मैंने आपको बताया कि इसमें 8 बटालियन कार्य करती थी। वर्तमान में कितनी बटालियन से जुड़ी हुई है? तो 16 यानी कि 16 से जुड़ी हुई है। इसका नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय डीजी लेवल के अधिकारी होता है, जो कि आईपीएस भी होता है। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का एकमात्र समर्पित आपदा प्रतिक्रिया बल है। CBRN यानी कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु के लिए विशेष प्रशिक्षित किया जाता है। अगर कोई पूछे कि इसके अंतर्गत जवान कहाँ से ले जाते हैं, यानी कि जो बटालियन में व्यक्ति हैं ये कहाँ कहाँ से हायर किए जाते हैं, तो इसके लिए BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल से इसमें लिए जाते हैं। और एक बटालियन में 1149 कर्मी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी। कौन सी धारा में होती है? 44वीं धारा में इसके बारे में लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में इसमें कितनी बटालियन जुड़ी हुई थी? 8। और वर्तमान में कितनी जुड़ी हुई है? 16 जुड़ी हुई है। इसमें जो सदस्य होते हैं कहाँ से ले जाते हैं बटालियन में? वो BSF से, CRPF से, CISF से, ITBP, SSB और असम राइफल से इसमें लिए जाते हैं। कितने कर्मी होते हैं? 1149 कर्मी होते हैं। उनको क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? उनको इंजीनियरिंग का, डॉग स्क्वाड और पैरामेडिकल का प्रशिक्षण दिया हुआ होता है। आगे जान लेते हैं कि क्या कभी महिला टीम भी इसमें जुड़ी हुई है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ। 2021 में उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के तट पर एक बार महिला की टुकड़ी यानी कि बटालियन इसमें शामिल की गई है। ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF क्या होता है। वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसका जो गठन का आधार है वो NDM के निर्देश पर ही किया गया है। इसके जवान राज्य पुलिस से या PSC से या फिर होमगार्ड से लिए जाते हैं। हमने जो ऊपर पढ़ा था वो था NDRF, जिसके जवान कहाँ से लिए जाते थे? SSB से, असम राइफल से, CISF से, BSF से। ठीक है ना। लेकिन ये SDRF के वहाँ से नहीं ले जाते, इसके उसी राज्य की पुलिस से या PSC से, होमगार्ड से ले जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वो उसी स्टेट की DRF होती है। समझिए, SDRF यानी कि NDRF से पहले कौन पहुंचता है रात के लिए? वो पहुंचती है SDRF, यानी उसी स्टेट की रेस्क्यू फोर्स वहाँ पर पहुंचती है। ठीक है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बाढ़ से बचाव करवाना, इमारत ढहने पर खोजबीन करना या फिर मेडिकल फर्स्ट एड पहुंचाना। ठीक है ना। इसका नियंत्रण DGP या फिर राहत आयुक्त के पास होता है। आगे देख लेते हैं हम यूपी स्पेशल केस में पढ़ेंगे। तो यूपी SDRF की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ठीक है। ध्यान रखकर चलना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी तैनाती क्या है? संवेदनशील जिलों में या फिर बाढ़ भूकंप के इलाकों में की जाती है। विशेष उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया गया है? कुंभ मेले पर, कांवड़ यात्रा में या फिर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको फंड कहाँ से दिया जाता है? इसको फंड आधुनिक उपकरणों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं पूर्व चेतावनी एवं तकनीक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर बार मैं कमेंट में जो कोई क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब देता हूं। तो इस बार का सवाल है, हर बार की तरह फिर से किसी कमेंट में पूछा गया है कि जब से पड़ोसी का सिलेक्शन हुआ है तो मुझे नीचे दिखाता है, अपनों को बड़ा मानता है, मुझे निराशा होने लगी है, मैं क्या करूं? फिर से दोहरा दूं कि सवाल क्या है जो कमेंट में पूछा गया है। जब से एक पड़ोसी का सिलेक्शन हुआ है वो मुझे नीचे दिखाता रहता है और अपने को बड़ा मानता है, अब मुझे निराशा होने लगी है, मैं क्या करूं? तो दोस्त, मैं अपने अंदाज में इसका जवाब दे दूं। जो तुमको छोटा दिखा रहा है वो या तो दूर से देख रहा है या फिर गरूर से देख रहा है। ये उसकी चरित्र की पहचान है। आप उसको बदलने में अपने समय का एक हिस्सा भी न गंवाएं, बल्कि आप उसको जवाब ही ना दें। क्योंकि जब आपका नाम PDF में आएगा तो फिर चाहे वो आपसे कितनी भी हो दूर, उसका टूट जाएगा गरूर। ठीक है मेरे भाई। चलो हम देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं।
तो पूर्व में चेतावनी और कुछ तकनीकी संस्थाएं जो हमने नीचे दिखाई गई है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग, ये मौसम संबंधी आपदाओं और चक्रवात की चेतावनी देता है। समझ गए आप, IMD क्या है? ये मौसम का विभाग है जो मौसम संबंधी आपदाओं की, चक्रवात की चेतावनी देता है। जैसे हमारे पास मैसेज आता रहता है कि 3 घंटे तक उस वाले ज़िले में मौसम खराब की, तूफान की या बारिश की आशंका रहेगी। दूसरा है INCOIS जो कि हैदराबाद में है, जो कि महासागर से संबंधित है। ठीक है ना। ये सुनामी और सुनामी के लिए पूर्व चेतावनी देता है। जैसे कि आपके नाम में ही पता है कि अगर मौसम से संबंधित कोई आपदा है तो मौसम विभाग होगा, पानी से संबंधित यानी सुनामी संबंधित है तो महासागर विभाग होगा। ठीक है ना। नदियों में बाढ़ या पूर्वानुमान की चेतावनी देनी है तो CWC यानी केंद्रीय जल आयोग होगा। और अगर अंतरिक्ष से संबंधित कोई जानकारी या फिर सूचना देनी है तो आप जानते हैं अंतरिक्ष के लिए कौन संबंधित है संस्था है, वो ISRO है। ठीक है ना। अंतरिक्ष आधारित प्रणाली से बाढ़, चक्रवात और वनाग्नि की निगरानी करने के लिए ISRO है। ठीक है ना। प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सहायक बल के बारे में बात करेंगे। तो देखो हमने कितने अच्छे से दिखाया गया है इसमें, इसको पूरे से अच्छे से ध्यान करके चलना है हमें। और इस वीडियो को चाहे दोबारा देखना पड़े लेकिन इसको पूरा देखना, हर एक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जान लेते हैं हम कि NIDM, ये जो आई है इसमें, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान। आपको जानते हैं संस्थान में क्या होता है, या तो प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर अनुसंधान होता है। ठीक है ना। तो NIDM यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रशिक्षण और अनुसंधान का यह प्रमुख केंद्र है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसका गठन 1995 में किया गया था, 2003 में पुनर्गठन किया गया और 2005 में इसको वैधानिक दर्जा मिल गया इस प्रबंधन संस्थान को, जो कि नई दिल्ली में है। जिसका कार्य क्या बताया मैंने आपको, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना और अनुसंधान करना। ठीक है ना। जिसका गठन कब बताया मैंने आपको, 1995 में, पुनर्गठन 2003 में, और वैधानिक दर्जा कब दिया गया इसको, 2005 में दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद जब मैं जान लेते हैं कि DRDO परमाणु, जैविक और रासायनिक, मैंने आपको बताया था CBRN की सहायता के लिए कौन है, वो DRDO इसकी सहायता करता है। ठीक है। कुछ सशस्त्र बल जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, ये अंतिम विकल्प है। जब आपदाओं में अंतिम विकल्प देखा जाए सबसे लास्ट में किसको, तो सशस्त्र बल का मदद ली जाती है। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं ग्रास रूट स्वयंसेवक, कुछ स्वयंसेवक को भी जोड़ा गया है, जैसे NCC या NSS से समुदाय स्तर पर प्राथमिक प्रतिक्रिया इन्हीं से ली जाती है। ठीक है ना। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक व आपातकालीन सेवाएं देते हैं। आपदा प्रबंधन में वैश्विक प्रयास देख लेते हैं, जैसे कि 1994 में योकोहामा रणनीति बनाई गई थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा रोकथाम की पहली अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है। ठीक है। कौन सी है पहली अंतर्राष्ट्रीय रणनीति आपदा के लिए, योकोहामा। उसके बाद होगो फ्रेमवर्क है जो सेंडाई से पहले आया था, और सेंडाई से पहले यही लगता था। सेंडाई जो कि जापान का एक शहर है, वर्तमान में इसी पर आधारित है, और 2030 तक आपदाओं का नियम जो है वो इसी पर आधारित होगा। जापान के सेंडाई शहर में तीसरे UN विश्व सम्मेलन 2015 में अपनाया गया था। ऐतिहासिक वैश्विक समझौता NDM में हो या फिर NDM भी इसी के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ वैश्विक संस्थाएं और उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले हम देखें UN द्वारा DRR यानी संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखते हैं CDRI जो कि भारत की है, जो कि 2019 में PM मोदी के द्वारा लाई गई थी। इसका कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, हमें याद कर चलना है। गांधीनगर गुजरात में भी किसका मुख्यालय, जी हाँ, सार्क आपदा प्रबंधन का कहाँ पर है, गांधीनगर में है। उसके बाद देख लेते हैं हम यूनेस्को जो कि IOC सुनामी पूर्व चेतावनी और समन प्रणाली का वैश्विक समन्वय करता है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताएंगे तो 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नोडल मंत्री कौन होता है, अमित शाह जो गृह मंत्री है, कृषि, रेल, विमानन को छोड़कर। ठीक है। आपदा के लिए चेतावनी कुछ संस्थाएं हैं, सुनामी जो कि पानी संबंधित है, कौन होगा, INCOIS जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में, बताया था, महासागर के नाम से है। मौसम या चक्रवात से संबंधित मैंने आपको बताया होगा, मौसम विभाग ही है। और बाढ़ यानी कि पानी से संबंधित कौन है, CWCI है। NDMA के अध्यक्ष के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया था प्रधान अध्यक्ष होते हैं PM। SDM में यानी कि स्टेट के कौन होते हैं, CM। और DDM में यानी कि डिस्ट्रिक्ट के कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। कुछ धाराएं प्रमुख मैंने आपको बताई थी जो कि 2005 के अनुसार है। ठीक है। फंड के लिए बोलेंगे तो धारा 46 है। और सजा, कौन सी सजा, अगर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए हो तो धारा 54 में बताया गया है कि 1 साल की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे CDRI जो कि 2019 में मोदी जी ने शुरू की थी, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। UNDRR की मैंने बताया था आपको, जिनेवा में है। और सार्क का कहाँ पर है, गांधीनगर में है। ठीक है।
तो ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण पॉइंट। मुझे लगता है कि हमने सभी कुछ कवर कर लिया है। फिर भी कोशिश करेंगे, कुछ अगर पॉइंट बच गए हों, कोई महत्वपूर्ण पॉइंट अगर रहा हो, तो हम कोई नेक्स्ट वीडियो में लाकर उसको आपके पास ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।